वक्फ इस्लाम के द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। किसी जगह की ओनरशिप और इस्तेमाल के हक को अलग रखने का कॉन्सेप्ट दूसरे लीगल सिस्टम्स में भी था, पर इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स ने वक्फ का ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें किसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के हक को हमेशा के लिए स्पेसिफिक बेनिफिशरीज या चैरिटेबल कॉजेस के लिए ही रखा जाए। फिलिस्तीनी ज्यूरिस्ट और राइटर हेनरी कटान अपनी किताब द लॉ ऑफ वक्फ में बताते हैं कि इस्लाम से पहले वक्फ जैसा कुछ भी मौजूद नहीं था। इसी तरह डिपॉल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर और हिस्टोरियन ग्रेगरी कुज़लॉव्स्की अपनी किताब मुस्लिम एंडाउमेंट्स एंड सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि यूरो अमेरिकन कानूनी शब्दावली में एक भी ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है जो वक्फ के इक्विवेलेंट हो। इस तरह वक्फ का कोर आइडिया कुरानिक डायरेक्टिव और हदीस में ही मिलता है। हालांकि कुरान वक्फ का जिक्र अलग से नहीं करता, लेकिन कुरान में चैरिटी की अहमियत पर जोर है और इन कुरानिक वर्सेस को वक्फ के लिए सोशल और मॉरल फाउंडेशन माना जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर कुरान वक्फ टर्म का अलग से जिक्र नहीं करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसकी लीगैलिटी को कम करता हो। बात यह है कि कुरान प्रिंसिपल्स का फाउंडेशनल टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ये मॉरल और एथिकल गाइडेंस देता है। इस गाइडेंस को इस्लामिक सिविलाइजेशन के विदिन इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। मसलन कुरान नमाज की बात करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। नमाज कैसे पढ़ी जाए इसकी जानकारी प्रॉफिट के कंडक्ट से मिलती है। इसके बाद मुसलमान इन प्रिंसिपल्स को एक्शंस में बदलते हैं। मुसलमानों के हर फिरके में ये सहमति है कि सब कुछ शरिया से तय होता है, जिसमें कुरान, सुन्ना यानी नबी के अमल, इजमा जो कि स्कॉलर्स की सहमति को कहा जाता है, और क़ियास यानी एनालॉजिकल डिडक्शन शामिल होते हैं। इन प्रिंसिपल्स का स्पेसिफिक सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन और इनको अप्लाई करने के लिए इन सभी उसूलों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो भले ही कुरान वक्फ शब्द का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसका चैरिटी, सोशल जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर पर जोर देना वक्फ के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशनल प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। एक खास हदीस है जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स ने वक्फ के पूरे सिस्टम की बुनियाद बनाया है। एक प्रोमिनेंट सहाबा जो बाद में खलीफा भी बने, उमर इब्न अल-खत्ताब ने खैबर में एक कीमती ज़मीन अक्वायर कर ली। उन्होंने इस ज़मीन को यूटिलाइज करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाह मांगी। प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें इस ज़मीन को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी, तो उमर इब्न अल-खत्ताब ने वैसा ही किया और इस ज़मीन को वक्फ कर दिया। चैरिटी का एक और इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसे सदका जारिया कहा जाता है। इसका मतलब परपेचुअल चैरिटी है। ये कॉन्सेप्ट भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से लिया गया। जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 3 ही ऐसे अमाल हैं जो हमेशा रहते हैं। पहला कंटिन्यूइंग चैरिटी, दूसरा बेनिफिशियल नॉलेज और तीसरा अच्छी औलाद जो उनके लिए इबादत करती है। और जब आप वक्फ को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कंटिन्यूइंग चैरिटी है जो वक्फ करने वाले शख्स के इंतकाल के बाद भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहती है। इतिहास में भी वक्फ के नाम पर ज़मीन देने के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर के लिए भी ज़मीन वक्फ की गई थी। इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जूइश एलाय मुखैरिक ने भी बाग वक्फ किया था। ये सारे एग्जाम्पल्स वक्फ के अर्ली डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे वक्फ एक चैरिटेबल तरीक़ेकार के रूप में डेवलप हुआ और इसके ज़रिए से कैसे रिलीजियस और सोशल कॉज के लिए लोग अपनी ज़मीनें डेडिकेट कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि खाने काबा को भी पहला वक्फ माना जाता है। ये 2 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। पहला वक्फ बाय यूज़र, यानी एक ऐसी जगह जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती आ रही हो, और दूसरा अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित पहली बिल्डिंग के रूप में इसकी तारीख़ी अहमियत। ये भी जानना ज़रूरी है कि कैसे वक्फ खुद को दूसरी इस्लामिक चैरिटी से अलग करता है।